जब कोई देश अपनी पहचान बनाए रखता है, झुकता नहीं, बिकता नहीं, तो उसे मिटाने के लिए दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतें भी एक हो जाती हैं। ईरान एक ऐसा मुल्क जिसे कभी अमेरिका ने इविल नेशन कहा, ब्रिटेन ने रिसोर्स कॉलोनी माना और इस्लामिक क्रांति ने जिसे आज़ादी का किला बना दिया। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, व्हाई ऑलवेज ईरान? ईरान जिसे पहले फारस कहते थे, दुनिया की सबसे पुरानी तहजीबों में से एक। अब आता है साल 1901। विलियम नॉक्स डार्सी, इनको फारस में तेल खोजने का हक मिला। 1908 में यहाँ तेल का एक बड़ा खजाना मिला। यहीं से एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी बनी, जिसे आज ब्रिटिश पेट्रोलियम कहा जाता है। अब ईरान सिर्फ एक तहजीबी मरकज नहीं रहा, बल्कि सियासी और इकोनॉमिक्स खजाना बन गया। ब्रिटेन ने फारस के तेल पर लगभग कब्जा कर लिया और सौदे में फारस को सिर्फ 16% मुनाफा देने पर सहमत हुआ, जबकि ब्रिटेन इस तेल से अपनी पूरी सेना और पूरी इकोनॉमी चला रहा था। जब कोई मुल्क अपनी दौलत पर हक खो दे तो सियासत के खेल में क्या होता है? अब आता है साल 1921, जिसमें ब्रिटेन ने एक नई चाल चली। उसने वहाँ के आर्मी जनरल रजा खान की मदद की, जिससे ब्रिटिश समर्थन से तख्ता पलट कर दिया गया। और 1925 में रजा ने खुद को शाह घोषित कर दिया और फारस का नाम बदलकर ईरान रख दिया। अब शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत यूनियन वर्सेस जर्मनी, जापान। रजा शाह ने जर्मनी से चुपके व्यापार शुरू कर दिया, लेकिन ब्रिटेन को शक हुआ कि ईरान के तेल के मैदान जर्मनी के हाथ ना लग जाए। 1941 में बिना जंग के ऐलान के ब्रिटेन और रूस मिलकर ईरान पर कब्जा कर लेते हैं और रजा शाह को जबरदस्ती तख्त से उतारकर उसके बेटे मोहम्मद रजा शाह को बैठा देते हैं। और यहीं से मोहम्मद रजा शाह ब्रिटिश अमेरिकन पिट्ठू बन गया, उनके इशारों पर चलने वाला। उसने ईरान में पश्चिमी तहजीब लाने की कोशिश की, वेस्टर्न कल्चर को आम किया। वेस्टर्न कपड़े, पार्टियां, शराब वगैरह, मतलब इस्लामी रिवायतों को किनारे करके बेहयाई को आम करने की कोशिश की गई। इसके खिलाफ जो इस्लामी उलेमा आवाज़ उठाते, उन्हें शाह की गुप्त सेना गिरफ्तार करती या जान से मार देती। शाह ने इस्लामी तहजीब को जड़ से मिटाने की कोशिशें की। इससे इसके खिलाफ मस्जिदों और मदरसों में तकरीरें होने लगीं और शाह की नीतियों और वेस्टर्न कल्चर और ब्रिटिश अमेरिकन पपेट बनने के विरोध में सबसे आगे थे आयतुल्लाह खुमैनी और उनके साथी जनता को बगावत के लिए तैयार करने लगे। उनकी ताकत देखकर शाह ने खुमैनी को गिरफ्तार कर मुल्क से निकाल दिया। खुमैनी अब इराक में रहने लगे। वहाँ से खुमैनी अपनी तकरीरें रिकॉर्ड करते और उनके कैसेट्स चुपके से ईरान में भेजी जाती। लोग उनकी तकरीरों को सुनते और इतने मुतासिर होते कि खुमैनी को अपना रहनुमा मानने लगे और लीडर मानने लगे। लेकिन शाह को हटाना आसान नहीं था। उसके पास खतरनाक फौज थी और अमेरिका का पूरा समर्थन। वो अमेरिका का पसंदीदा पिट्ठू बन चुका था। अब आता है साल 1978। खुमैनी के बेटे मुस्तफ़ा की शक भरी मौत हो जाती है, जो कि आग में घी डालने का काम करती है। फिर सरकार विरोधी लेखों से जनता में उबाल आ गया। जगह जगह शाह के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और नारा बुलंद हुआ, शाह मुर्दाबाद, खुमैनी जिंदाबाद। हालात इतने बिगड़ते देख आखिरकार 16 जनवरी 1979 को शाह अपनी बीवी के साथ इलाज के बहाने अमेरिका भाग गया। पूरा ईरान जश्न में डूब गया। और फिर आया वो दिन जिसका ईरानियों को इंतज़ार था, 1 फरवरी 1979। खुमैनी 15 साल के बाद ईरान लौटे। उनका स्वागत किसी बादशाह से भी बड़ा था। लाखों लोग सड़कों पर थे, फूल बरसाए जा रहे थे और नारे गूंज रहे थे। फिर मार्च 1979 में वोटिंग की रायशुमारी से, जिसमें 98% लोगों ने वोट देकर कहा कि हमें इस्लामी गणराज्य चाहिए, और यहीं से इस्लामिक क्रांति का नया संविधान, नई ताकतें अमल में आई। नए कानून में सुप्रीम लीडर का पद बना, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद सबसे ऊपर था। ये लीडर मुल्क के कानून, अदालत, फौज और विदेश नीतियों का हाकिम था। और इस तरह सुप्रीम लीडर बने आयतुल्लाह खुमैनी। और इस तरह ईरान एक ऐसा मुल्क बन गया जिसने अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी दुनिया को खुली चुनौती दी कि अब हमारी सियासत
तेल, डॉलर या हथियारों से नहीं, इस्लाम, इज्जत और आत्मसम्मान से चलेगी। फिर आती है वो तारीख 4 नवंबर 1979। यह तारीख अमेरिका कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि कुछ क्रांतिकारी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास में जमा होकर वहां नारे लगाने लगे, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका बड़ा शैतान है। कुछ घंटों बाद इन छात्रों ने अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया। अमेरिका ये देख हैरान रह गया। ये 20वीं शताब्दी का अमेरिका का सबसे बड़ा सियासी अपमान था। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर की सरकार बुरी तरह से हिल गई। अमेरिका में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी, जिसके बाद अमेरिका ने तुरंत ईरान पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। अमेरिका में 20 जनवरी 1981 को नए राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के सत्ता में आते ही बंधक रिहा हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ईरान और अमेरिका के रिश्ते पूरी तरह से टूट चुके थे। जब अमेरिका और यूरोप ने ईरान पर तकनीकी और हथियारों की पाबंदी लगाई, तो ईरान ने एक अलग रास्ता चुना। वो था, हम खुद बनाएंगे और बेहतर बनाएंगे। लेकिन यहीं से ईरान अमेरिका और पश्चिमी मुल्कों के लिए मसला बन गया। एक आज़ाद, मजहबी और पश्चिम मुखालिफत वाला मुल्क जो तेल के समंदर पर बैठा हो, ये अमेरिका और इसराइल को कभी गवारा न था। फिर अमेरिका ने 2 रास्ते चुने, ईरान को दुनिया से अलग कर दो या उस पर लगातार हमले करवाओ। इसके बाद अमेरिका ने अपनी चालें चलना शुरू की। फिर ईरान और इराक की जंग शुरू हुई। ये जंग 8 साल तक चली, लेकिन दुनिया खुमैनी का रुतबा और दबदबा कम नहीं कर सकी। अमेरिका और ब्रिटेन को डर था कि अगर एक मुल्क हमारे बगैर मजबूत हो गया तो बाकी मुल्कों को भी आज़ादी का चस्का लग जाएगा। इसलिए ईरान को रोकना ज़रूरी था, चाहे आर्थिक पाबंदियां लगाकर, प्रचार से, प्रोपेगेंडा से या जंग की धमकियों से। अब आता है साल 1989। 3 जून 1989 को आयतुल्लाह खुमैनी दुनिया से रुखसत हो गए। उनके बाद ईरान के लीडर्स ने उनका सुप्रीम लीडर चुना और वो थे खुमैनी के स्टूडेंट आयतुल्लाह अली खामेनेई, जो आज तक सुप्रीम लीडर है। इराक के साथ जंग खत्म होने के बाद ईरानी लीडरों को समझ आ गया था कि अमेरिका और इजराइल उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक उनके पास खुद का एटम बम ना हो। लेकिन एटम बम बनाना आसान नहीं था और कोई मुल्क ईरान को ये तकनीक देने के लिए तैयार भी नहीं था। ईरान को उम्मीद थी कि कोई इस्लामी मुल्क उसकी मदद करेगा, और फिर ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान ने उस वक्त एटम बम बना लिया था और उसके साइंटिस्ट अब्दुल कदीर खान ने चुपके से ईरान को सेंट्रीफ्यूज तकनीकी भेज दी। ईरान ने इस तकनीक से न्यूक्लियर प्लांट बनाना शुरू किया, लेकिन अमेरिका को इसकी भनक लग गई और फिर 2000 के दशक में अमेरिका और इजराइल ने यह दावा किया कि ईरान चुपके से एटम बम बना रहा है। इसके बाद ईरान को चारों तरफ से घेरने की कोशिशें होने लगी, लेकिन खामेनेई ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे अमेरिका के सारे बहाने टूट गए। उन्होंने एक फतवा दिया, इस्लाम में एटम बम बनाना हराम है, क्योंकि इस्लाम सिखाता है कि जंग में औरत, बच्चे, बूढ़े या पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। लेकिन कुछ का कहना था कि खामेनेई तकिया कर रहे हैं, यानी कि अपनी कौम को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। खामेनेई की फतवे के बाद अमेरिका के पास ईरान पर हमला करने का कोई बहाना नहीं बचा। लेकिन 2006 में ईरान पर सख्त आर्थिक पाबंदियां लगाई गई, बैंकिंग सिस्टम काट दिया गया, तेल का निर्यात रुक गया, जनता पर महंगाई और बेरोजगारी की मार पड़ने लगी। तेल और गैस से मालामाल मुल्क होने के बाद भी ईरान अपनी मर्जी से गैस न बेच सका। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी डर की वजह से ईरान से सस्ती गैस छोड़कर कतर से महंगी गैसें मंगवाई। अमेरिकी दबाव में ईरान को मजबूरी में ओबामा से न्यूक्लियर डील करनी पड़ी। डील थी कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा और अमेरिका पाबंदियां हटाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही डील तोड़ दी गई और फिर से सख्त पाबंदियां लगा दी। डील टूटने के बाद ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर दिया। जवाब में अमेरिका ने ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को मार डाला। इससे ईरान में गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति बने। उन्होंने ऐलान किया कि अब कोई डील नहीं होगी। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और तेज हो गया और इजराइल विरोधी ग्रुप्स को खुलकर मदद मिलने लगी। लेकिन जब भी कोई लीडर अमेरिका इजराइल के खिलाफ खड़ा होता है, उसका अंजाम सब जानते हैं। इब्राहिम रईसी की मौत हेलीकॉप्टर हादसे में हो गई। रईसी के बाद
जनता ने एक नरम और सियासतदान लीडर चुन लिया जिसने कहा, हम आयतुल्लाह खामेनेई के फतवे पर कायम हैं, एटम बम हराम है। उन्होंने अमेरिका से बातचीत शुरू करने की बात कही, लेकिन इजराइल ने फिर से वही दावा किया कि ईरान 1 महीने में एटम बम बना लेगा। ईरान ट्रंप को मारना चाहता है। इजराइल अब उन ईरानी लीडरों को निशाना बना रहा है जो अमेरिका से डील चाहते हैं, ताकि ईरान कोई गलत कदम उठाए और अमेरिका को हमला करने का बहाना मिल जाए। मकसद साफ है, ईरानी हुकूमत को अंदर से तोड़ना। और फिर अमेरिका ये भी कहता है कि ईरान हिजबुल्लाह, हौसी और हमास इनके हिमायती हैं, लेकिन ईरान कहता है हम उन लोगों का साथ देते हैं जो अपने मुल्क की आज़ादी, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं।